वेलकम बच्चों। बेटा आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। ठीक है, तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव की कुछ बातें हमने कर ली थी। ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साउंड वेव्स, एग्जांपल दिया था। लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव होते हैं जहां पे पार्टिकल इस तरह से चलते हैं। कहने का मतलब जैसे साउंड इधर है, साउंड मतलब मेरी आवाज जैसे मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रही है, तो जो पार्टिकल्स होंगे ना, आसपास के पार्टिकल, वो कैसे चलेंगे, एक जगह पे वो इकट्ठे हो जाएंगे, फिर सेपरेट, फिर इकट्ठे, फिर सेपरेट, इस तरह से चलेगा। और जो ट्रांसवर्स वेव्स होती है वो अपनी ही जगह से अप डाउन इस तरह से चलता है। तो इतना हमने स्टडी कर लिया था बेटा। तो ये चलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव चलते हैं कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर हम लाइट वेव्स की बात करते हैं, अगला वीडियो बना देंगे इसके ऊपर एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन साउंड वेव एंड लाइट वेव। ठीक है, आज हम ये कर रहे हैं कि कैरेक्टर्स क्या है। एक्चुअली कैरेक्टर्स का मतलब होता है उसके गुणधर्म क्या है ना, क्या क्या और इसके और किन किन चीजों से हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं। तो ये ट्रांसवर्स वेव्स क्या था, ऐसे अप डाउन सबको अगर इकट्ठे कर ले तो एक फॉर्म मिल जाता है हमें, और वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विल फॉर्म द वेव। ये हम बात कर चुके हैं। तो पार्टिकल जो है यहां से लेके ये गया अप, ये गया कहां पे डाउन, इस तरह से पार्टिकल जो हमारा अप डाउन करता हुआ मूव करता है ना, तो इसमें हम करते हैं क्रेस्ट। इस पॉइंट को हम लेते हैं क्रेस्ट, बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट को हम क्या करते हैं, ट्रफ। ठीक है, समझ रहे हो बात। तो ये हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स इसमें भी आ जाएगा। इसको इस तरह से हमने मोशन को दिखाया था। ठीक है बेटा, तो देखो अब हम इसको जरा वेव को अच्छे से बना के आपको समझाते हैं। कैरेक्टर्स में हमारे पास क्या क्या आता है, एम्पलीट्यूड आता है। 5 कैरेक्टर्स हम पढ़ेंगे पहले, ठीक है, फिर उसके बाद आगे और देखेंगे। देखिए ये गया, ये अप, ये डाउन, ये अप, ये डाउन, ये पता क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है मैं बता रही हूँ। ठीक है, अगर इस पॉइंट को लोगे, ये आपको क्या दिखा रहा है, क्रेस्ट। एक्चुअली ये हमारे पास मीन पोजीशन कहलाती है। मीन पोजीशन क्या होती है बेटा, मीन पोजीशन स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, या इक्विलिब्रियम पोजीशन, बात एक ही है। बहुत प्यार से समझिए, देखिए क्या बात है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि झूले पे बैठे हो कभी, भैया झूले पे बैठे हो, अरे झूले पे बैठे हो, या पेंडुलम देखा है भैया। अगर आप मान लीजिए इधर से फोर्स लगाते हैं तो ये झूला गया थोड़ा सा इधर पीछे की ओर। ठीक है, झूला किस तरफ गया, पीछे की ओर। यहाँ पे जाके क्या झूला रुक जाएगा, अरे बताओ, क्या यहाँ पे जाके ये झूला यहाँ पे रुक जाएगा, नहीं रुकेगा भैया। कहाँ पे आएगा, मोमेंटम पीछे की तरफ भागेगा ये। ठीक है ना, तो जब मैंने इस पे फोर्स लगाया, मतलब मैंने पेंडुलम पे या झूले पे जब मैंने इधर से धक्का दिया, तो अपनी मीन पोजीशन से कहा गया, अपवर्ड। अब इसको और अच्छे से समझो। अगर मैं ये कहती कि मैंने यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं लगाया, मैंने कोई फोर्स ही नहीं लगाया, ठीक है, ये अपनी जगह पे रुका हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन ऑफ रेस्ट। क्या बोलते हैं, पोजीशन ऑफ रेस्ट। इसके बहुत सारे नाम हैं, और इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, कौन सा पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि ये इस वक्त अपनी, या फिर मीन पोजीशन, इस नाम को इसको हम क्या नाम और दे सकते हैं, मीन पोजीशन। बोलो बात समझ में आ रही है। ठीक है, मीन पोजीशन। अब इस पोजीशन से अगर मैंने यहाँ पे इसको फोर्स दिया तो अपनी जगह से मूव करेगा ऊपर की ओर, करेगा ना। तो अपनी मीन पोजीशन से जितना ऊपर गया, दैट विल बी टर्म्ड एज एम्पलीट्यूड, यहां पर भी। ठीक है, तो यहाँ पे ना देखो, अगर मैं दोनों को ही इसी पे, अगर कैरेक्टर समझाते टाइम इन दोनों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं, तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये होगा कंप्रेशन का। कौन सा, जहां पे ये लेयर्स, एयर लेयर जहां पे आसपास आ जाएंगी, ये क्या हो जाएगा, कंप्रेशन वाला एरिया, है ना। यहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। प्रेशर और डेंसिटी क्या हो जाती है, इस रीजन में क्या हो जाती है, इकट्ठे आ जाती है, तो ये हाई हो जाती है। ठीक है, और अगर मैं ट्रांसवर्स पे समझाऊं तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, क्रेस्ट। क्या कहलाता है, बोलो बेटा, क्रेस्ट, राइट। ये वाला क्या हो गया, ट्रफ। ये वाला क्या हो गया, अभी भी मैंने बताया वहां पे, ये वाला क्वेश्चन कौन सा हो गया, ट्रफ। यानी ये किस चीज को दिखा रहा है बच्चे, रेयरफेक्शन को दिखा रहा है। मैं इसके ऊपर लिख दूं यहाँ पे, ये किस हिस्से को दिखा रहा है, रेयरफेक्शन। ठीक है, ये वाला क्या, क्रेस्ट या कंप्रेशन, क्रेस्ट या कंप्रेशन। ओके, क्रेस्ट और कौन सा हिस्सा, कंप्रेशन का हिस्सा। फाइन, तो इस तरह से ये हमारे पास आगे मूव करता जाता है। ठीक है, ठीक, तो जहां पे इकट्ठा हो गया वो क्रेस्ट या फिर कंप्रेशन के हिस्से को दिखा रहा है। जहां पे डाउन चला गया वहां पे हमारे पास क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, वहां पे हमारे पास क्या दिखा रहा है, रेयरफेक्शन। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। बाकी जब हम ट्रांसवर्स वेव करते हैं तो वहां पे, तो ये यहाँ पे हमारे पास आ
गया पोजीशन। मैंने क्या बताया कि अब हम देखो कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, 5 कैरेक्टर पढ़ेंगे बेटा। पहला पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड, पढ़ते चले जाओ, एम्पलीट्यूड। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, वेवलेंथ पढ़ेंगे। ये 5 कैरेक्टर्स, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो इन कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जाएगा। बाकी लाउडनेस, पिच वगैरह जो है वो क्वालिटीज बताती है, ठीक है। एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, थर्ड क्या आ जाएगा आपके पास, फ्रीक्वेंसी, ये सब डिफाइन करना है बेटा। फोर्थ क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाता है, वेव स्पीड, किस स्पीड से, है ना, अब मोशन है भैया, है ना, तो ये क्या, वेव स्पीड। ओके, अब ये सारा ही हम करेंगे एक एक करके। तो मैंने थोड़ा सा एम्पलीट्यूड का मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। आप झूले पे बैठा कोई बंदा, आपने उसको धक्का दिया, तो जब वो बैठा तो जाके तभी तो यूं हिलना स्टार्ट नहीं हो गया था भैया, ये गया, ऐसा तो नहीं ना है। तो जब गया तो उसने क्या किया, या तो अपने पैरों से फोर्स लगाया होगा या उसको पीछे से धक्का दिया गया होगा, राइट। तो ये गया पार्टिकल, है ना। तो जितना अपनी जगह से ऊपर की ओर चला जाएगा या नीचे की ओर चला जाएगा या आगे की ओर जाएगा या पीछे की ओर आएगा, दैट इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये नॉर्मल पोजीशन हो गई। अगर मैं इसकी बात करूं तो भैया ये कौन सी पोजीशन हो गई भैया, नॉर्मल पोजीशन हो गई, ठीक है। और ये अपनी मीन पोजीशन से, रेस्ट की पोजीशन से जितना ऊपर गया, दैट इज एम्पलीट्यूड, दैट इज एम्पलीट्यूड। बोलो बच्चे, बात समझ में आ रही है, ठीक है। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन लिख के देखें, फटाफट से लिख के देख लेते हैं। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, लिखो, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द, इसमें हम कर लेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या लिखेंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ऑन ईदर साइड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑन ईदर साइड, ठीक है, किसी भी साइड पे, अपवर्ड या डाउनवर्ड, राइट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन ईदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन या पोजीशन ऑफ रेस्ट, जो आपको याद रहता हो, बाकी सारे याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ठीक। अब क्योंकि मैंने कहा कि दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अपनी जगह से कितना पार्टिकल ऊपर की तरफ गया, राइट। तो इसको तुम ये भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, बस इन्हें इतना याद कर लो, बहुत है। एसआई यूनिट लिखो, एसआई यूनिट इज मीटर, डिस्प्लेसमेंट है, किसमें लिया जाएगा, मीटर। बच्चे बात समझ में आ गई। एम्पलीट्यूड पहला कैरेक्टर हमने पढ़ लिया। दूसरा कैरेक्टर आओ देखते हैं वेव लेंथ। क्या, वेव लेंथ। अब वेव है तो वेव की लेंथ भी होगी भैया, ओके। वेव लेंथ, वेव लेंथ क्या है, तो इसको ना डेफिनेशन में आप क्या कर सकते हो, वेवलेंथ, देखिए वेवलेंथ को दिखाने का तरीका है, एक नया शब्द जुड़ गया आज से, दैट इज लैम्डा। ये जब भी ये आएगा ना, ठीक है ना, फिजिक्स में ये आपका वेवलेंथ को शो करेगा, लैम्डा, समझे। बोलो ये बात समझ में आ रही है। वेवलेंथ यानी यहां से देखो, अगर मैं यहां से स्टार्ट करती हूं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा, तो बेटा जी वेवलेंथ, अब इसको समझिए, देखो अगर मैं यहां से स्टार्ट करती हूँ, ये गया अप, ये आया डाउन, फिर ये आया और डाउन, और यहाँ पे आ गया, एक कंप्लीट वेव जो बनता है ना, ठीक है। वैसे तो देखो डेफिनेशन सिंपल से हम दे सकते हैं कि दो कंजिक्यूटिव ट्रफ, यानी कि आसपास जो दो ट्रफ पड़ जाएंगे, समझे, दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी टर्म एज वेवलेंथ, ठीक है। बार बार वेवलेंथ अब नहीं लिखूंगी मैं, यहाँ पे सीधा लैम्डा लगा दूंगी मैं, ओके। या दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, दो कंजिक्यूटिव यानी एक के बाद दूसरा, बीच में एक छोड़ नहीं देना है, ठीक है। तो दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, कंजिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, वो हमारा वेवलेंथ कहलाता है। लेकिन आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, सुनिए, अच्छा मैं इसको भी और समझा देती हूँ और क्लियर करती हूँ बेटा। मान लो कोई पार्टिकल यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, सर्कुलर मोशन में ही मैं ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे बहुत सी जगहों पे, ठीक है। सर्कुलर पाथ के साथ ही आप कंपेयर करना स्टार्ट कीजिए। दिस इज जीरो ना, ये नॉर्मल पोजीशन यानी कि जीरो वाली पोजीशन हो गई, तो ये भी इसका जीरो, ठीक है। अब पार्टिकल यहाँ से चढ़ा, ये कहाँ पे गया, देखो क्वाड्रेंट बनते हैं ना, इसके क्वाड्रेंट बनते हैं ना, वही पिज्जा खिला देंगे आपको, क्वाड्रेंट बना देते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट बना लो। जीरो से कहाँ पे गया 90, ये कहाँ गया, जीरो से कहाँ पे गया 90। सुनिए बहुत कम की बात चल रही है, ठीक है। यहां से फिर कहाँ गया डाउनवर्ड, यहाँ पे, यहां से कहाँ पे आया डाउनवर्ड, कितना एंगल बोलो, कितना एंगल बनाया इसमें, 180 डिग्री पे यहाँ पे पहुंच गया। ये तो 90 दिखा रहा था, 90 किसको दिखा रहा था, पीक को दिखा रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां से नीचे आना
स्टार्ट हुआ, नेगेटिव आ गया, आया आया आया, ये नेगेटिव वाला दिख रहा है, ये कहाँ गया, ये डाउन गया, कितना 270, और ये यहां से घूम के यहां तक जब आया तो कितना एंगल फॉर्म किया 360, ठीक है ना। यहाँ पे पहुंच गए थे, कितना था यहाँ पे 270, इस एंगल पे बिल्कुल डाउन, और उसके बाद कहां पे गया 360। तो ये जो हमारा पूरा एक वेव बनेगा, समझे, ये हमारा क्या है, वेवलेंथ। तो इसको आप कैसे बोल सकते हो, द लेंथ ऑफ द वेव भी आप बोल सकते हो, राइट, लेंथ ऑफ द वेव या द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ। लिख लें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं हम, इसको ये भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ will be termed as wavelength। बात समझ में आई बेटा जी, बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है, ठीक है, इतना कर लेंगे। अब आगे करते हैं, अगला कैरेक्टर देखते हैं, इसका क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो आपको समझ में आता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, बाय अ वेव, ओके ओके बेटा। तो इसको आप किस में मेजर करेंगे, मीटर, वेव लेंथ, लेंथ किस में, मीटर, ओके। अगला कैरेक्टरिस्टिक करते हैं बच्चों, देखो ध्यान से सुनो 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 सुनो, क्या करेंगे अगला हमारे पास, हम करेंगे फ्रीक्वेंसी, बहुत ध्यान से देखिएगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड, मैंने जो भी लिखवाया है देख लेना, ठीक है, 5 है, आगे पीछे करके हम काम करेंगे। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए एक नया यहाँ पे सिंबल आता है, बार बार आप फ्रीक्वेंसी नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, ये जो टर्म है ना, ये वी सा जो बन गया, आर सा जो लग रहा है आपको, समझे, दिस इज टर्म्ड एज न्यू, एन यू, न्यू, न्यू म्यू बहुत कुछ आएगा, अभी इसको क्या बोलते हैं, न्यू, या हो सकता है बहुत सी में उसको स्मॉल एफ से दिखाया हुआ हो फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, स्मॉल एफ से या न्यू से, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी होता क्या है, फ्रीक्वेंसी होता क्या है, जरा इसको ऐसे समझो, जब घर में आप फैन चलाते हैं, है ना, आप फैन चला रहे हैं, आपने मान लीजिए स्पीड 1 पे रखी, तो नंबर ऑफ रोटेशन उसके क्या होंगे, कम, 2 पे कर दिया और बढ़ गया, 3 पे कर दिया और बढ़ गया, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल उसके क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, समझे, यानी 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। अब तार है, तार को लिए तुमने क्या किया, उस पर प्लग, एक बार आपने प्लग किया तो तार अपनी जगह से मूव कर रहा है, और थोड़ा सा प्लग किया तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, कहने का मतलब यह है कि जो उसका अप डाउन करने वाला जो टाइम है वो क्या हो जाता है, कम टाइम में ज्यादा बार अप एंड डाउन। तो फ्रीक्वेंसी भी वही चीज है बच्चा, फ्रीक्वेंसी समझो, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर कितनी बार पार्टिकल अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, या कितने चक्कर तैयार कर देगा, कितने वेव तैयार कर देगा। ज्यादा वेव तैयार करेगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कम वेव तैयार करेगा 1 सेकेंड के अंदर तो फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। बोलो बच्चे, बात समझ में आ रही है। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रोटेशंस या नंबर ऑफ साइकिल्स, frequency can be defined as number of rotations or number of vibrations, और एक ही बार में लिख देते हैं, ठीक है, vibrations और number of cycles completed in 1 second per second, 1 सेकंड के अंदर कितने साइकिल, अगर मैं इस साइकिल की बात करूं कितनी बार घूम जाएगा, समझ में आ रही है बात, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, एक्चुअली साइंटिस्ट के नाम पे ही पड़ गया, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, हर्ट्ज का एक दूसरा टर्म भी है, साइकिल पर सेकंड भी यूनिट में आता है, ध्यान रखिएगा, हर्ट्ज। तो 1 हर्ट्ज, या पहले लिखो हर्ट्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोटेशंस अपॉन सेकंड, अरे ऊपर तो नंबर आ गए ना, 50 60 70 जो भी आएंगे, नंबर ऑफ रोटेशंस, साइकिल्स, वाइब्रेशंस, जो भी लिखना है ना, अपॉन टाइम, यानी कि सेकेंड पर सेकेंड, ठीक है। तो ऊपर नंबर की तो कोई यूनिट होती नहीं, सेकेंड के लिए कितना आ जाएगा, s-1 पर सेकेंड। तो हर्ट्ज जो है 1 हर्ट्ज, अगर मैं 1 हर्ट्ज की बात करती हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, s-1 पर सेकेंड।
हर्ट्ज का ना, हर्ट्ज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं CPS, फुल फॉर्म लिख लीजिए बेटा, साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड। अभी आप बड़ी क्लास में जाओगे, आप पढ़ोगे AC ऑल्टरनेटिंग करंट्स के बारे में पढ़ोगे। ऑल्टरनेटिंग करंट्स में नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड 50 हर्ट्ज, ये जो करंट हमारे घर में आता है ना वो भी इस वेव फॉर्म में ही आता है, ठीक है। तो वो जो इंडिया में जो है वो 50 हर्ट्ज, 50 साइकिल्स पर सेकेंड। बोलो बच्चे, बात समझ में आ रही है? अब जरा फटाफट से कर डालो। वेव सॉरी फ्रीक्वेंसी हो गया, अब करेंगे हम टाइम पीरियड। बेटा इसमें ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ रोटेशन हो गए, दैट इज फ्रीक्वेंसी। लेकिन एक वेव को बनने में कितना टाइम लगा, यानी एक पूरा साइकिल बनने में कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम पीरियड। समझे? समझे? फोर्थ कैरेक्टर करो फटाफट से, फटाफट से फोर्थ कैरेक्टर कीजिए। क्या? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड, इट इज अ टाइम टू, क्या किस चीज के लिए, किस चीज के लिए टाइम बोला था? टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टू कंप्लीट वन साइकिल या ऑसिलेशन, है ना। और ऑसिलेशन कर लो, ऑसिलेशन या वाइब्रेशन, वाइब्रेशन अप एंड डाउन, है ना, टू एंड फ्रो अप एंड डाउन, यानी एक पेंडुलम अपनी जगह से इतना गया, एम्पलीट्यूड हुआ, यहां पे गया, वापस आया, फिर इधर आया। तो एक कंप्लीट चक्कर काटने में, भैया जी एक पूरा चक्कर काटने में जो टाइम लगा हुआ होगा, दैट इज टाइम पीरियड। ओके, इट इज अ टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल। ये 0 से चला और घूम के फिर 0 पे आने में जितना टाइम लगा, दैट इज द टाइम पीरियड। एक वेव बनने में जितना टाइम लगा, दैट इज द टाइम पीरियड, ठीक है। और टाइम पीरियड को किसमें मेजर करोगे? टाइम पीरियड को सेकेंड में, SI यूनिट इज सेकेंड। बड़ा मजेदार रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड निकालना है तो फ्रीक्वेंसी का उल्टा करवा दो। टाइम पीरियड, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी बता रही हूँ। भाई साहब क्या हो गया यहाँ पे, टी क्यों लिख दिया? सीधा सीधा लिखो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी। अब सुनो ना, फ्रीक्वेंसी को तुमने क्या लिखा था, यूनिट में क्या लिखा था, S-1। ये ऊपर जाएगा तो क्या दे देगा, S। क्या टाइम पीरियड नहीं हुआ? यानी टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये भी बात यहां से समझ लो। अगर एक वेव को बनने में टाइम ज्यादा लग रहा है तो भैया फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम, यानी 1 सेकंड में कम ही वेव तैयार होगी। फिर उल्टा हो गया कि नहीं? और अगर उल्टी बात करो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है यानी कि एक वेव को बनने में लगने वाला टाइम क्या होगा, कम। बोलो बेटा, बात समझ में आई? बस एक लास्ट पॉइंट और करो, वेव स्पीड, जिस स्पीड से वेव चलती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कोई नहीं काटने वाला, कोई नहीं तेरे जैसा। देखिए, ओके, गाना वाना नहीं करना है, क्या करना है, क्या करना है, वेव स्पीड करना है। वेव स्पीड वी से ही दिखाओगे, स्पीड है ठीक है ना, या स्पीड ऑफ साउंड, है ना, किससे दिखा देंगे, वी से ही दिखा देंगे। कैसे करते थे, स्पीड कैसे निकालते थे? कैसे करते थे भैया? v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कुछ ऐसा ऐसा करते थे। डिस्टेंस, अरे स्पीड निकालते हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी करते हो तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, करवाया हुआ है भैया, ठीक है। तो वेव स्पीड निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लोगे? अरे भैया जितना वेव बनेगा, वेव लेंथ, है ना, अपॉन में कितना आ गया, टाइम। अरे s की जगह पे लेमडा, t की जगह पे t आ गया ना वेव स्पीड, ठीक। तो दो यूनिट तो सेम रहने वाली है ना, यूनिट क्या रहने वाली है, सेम। एक चीज और समझते जाओ, यहाँ पे लेमडा है, लेमडा इंटू 1/t, यही तो मतलब हुआ, लेमडा बाई टी यानी लेमडा इंटू 1/t, और 1/t क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, तो लेमडा, यस। वेव स्पीड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साउंड ऑफ स्पीड, वेव स्पीड, लेमडा इंटू न्यू, दिस इज वी, स्पीड के लिए वी लिया, और ये क्या है, न्यू। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे आप स्मॉल f लगा सकते हो, ठीक है जी। यानी वेव स्पीड इज इक्वल टू वेव लेंथ इंटू
फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके बेटा, इतना करके रखिएगा, इतना करके रखिएगा। फिर इसके न्यूमेरिकल्स का, ओके बेटा जी, इतना करके रखिएगा। ये रही बात इसके यूनिट की, तो ये हो गया तुम्हारे पास, कितना आ जाएगा, यस मीटर पर सेकंड में ही लगाओगे, स्पीड ले रहे हो, मीटर पर सेकंड में लगाओगे, हो जाएगा। ओके, कर लेंगे, इतना तैयार करके रखिए। अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल वगैरह पे बात करेंगे, और स्पीड, आपका लाइट और साउंड वेव के बीच में डिफरेंस भी अलग से 4-5 पॉइंट लेके मैं आपको समझाऊंगी। बाय बाय।